हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन लेक्चर नंबर 3। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रकाश के प्रवर्तन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, सतह क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, प्रवर्तन कोण क्या होता है। तो ये सारे बात हम लोगों ने जान लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रवर्तन के नियम। तो प्रवर्तन के नियम जानने से पहले पिछले क्लास से हम आपसे पूछ लेते हैं कि आप बता देते हैं कि अगर प्रवर्तक का बात किया जाए, जैसे प्रवर्तन की घटना हो रही थी तो क्या हो रहा था कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे आपतित हो रही थी और उस सतह से टकराकर लौटने की घटना को कहते थे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन सबसे ज्यादा समतल सतह से सबसे अच्छा होता है। समतल सतह, अब देखिए प्रकाश के प्रवर्तक का बात किया जाए कि जो सतह ज्यादा समतल होगा, ज्यादा चिकना होगा, वहां से प्रकाश का प्रवर्तन ज्यादा होगा। तो सबसे अच्छा प्रवर्तक अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या होता है? चांदी होता है। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है। इसीलिए इसका उपयोग जो हम लोग शीशा देखते हैं, मिरर, उसके पीछे क्या करते हैं? चांदी का क्या कर देते हैं? एक लेप लगा देते हैं, ताकि शीशा में जो हमारा परिवर्तन हो, परावर्तन का घटना हो, बहुत अच्छा हो और हमारा फिगर, चेहरा, फेस क्या हो, अच्छा दिखाई दे। इसलिए शीशा के पिछले भाग में क्या करते हैं? चांदी का लेप लगा होता है और उस चांदी के लेप के पीछे किसी लाल कलर का क्या करते हैं? दूसरा लेप लगा देते हैं, ताकि उसको खुरचने से और घिसने से क्या करे? बचाए। तो चांदी का उपयोग हम लोग कहा करते हैं? शीशा के पीछे अच्छा प्रवर्तन पाने के लिए। तो सबसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा प्रवर्तक है, तो ऑप्शन दे देता है चांदी, सोना और लकड़ी, समतल सतह, ये सब देता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चांदी। यानी चांदी सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है। अब देखिए, नियमित प्रवर्तन हो गया था, अनियमित प्रवर्तन हो गया था। अब प्रवर्तन के नियम देखिए, आज का टॉपिक है हमारा परावर्तन के नियम, यानी रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम। देखिए, बात जब हम लोग का पढ़े थे परावर्तन की, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है और उस सतह से टकरा के लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। अभी तो बात है नहीं कि जैसे भी प्रकाश आया और किसी भी तरह आया, टकरा के किसी भी तरह लौट जाए। नहीं, इसका भी क्या है? एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है, एक नियम है कि अब आप आ रहे हैं तो मान लीजिए जैसे कहीं भी जाते हैं, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, घर हो गया, सब जगह कुछ ना कुछ रूल और नियम होता है। जैसे स्कूल में है कि आप 9 बजे स्कूल है तो 8:30 में स्कूल आइएगा। सब चीज वहाँ पे क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशंस होता है। 3 बजे छुट्टी होगा, इतना टाइम में इंटरवल होगा। उसी तरह प्रकाश का जो परावर्तन है उसका भी एक रूल्स है कि अगर लाइट किसी सतह पर आपतित हो रहा है, लाइट यानी प्रकाश किसी सतह पर आ रहा है, तो वहां से टकरा के कैसे जाएगा। ये नहीं कि ऐसे आया, टकराया, कहीं चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ऐसा है कि जब लाइट किसी सतह पर आपतित होती है तो वहां से टकरा कर लौटने के लिए भी उसके लिए रूल है कि हाँ, अगर आ रही है ऐसे तो जाएगी ऐसे। यानी तो इसमें पहला रूल क्या है कि अगर प्रकाश की किरण जो होता है, अगर किसी एंगल पे आ रही है, जितना एंगल बनाते हुए आती है उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। यानी वहां पे जो आपतन कोण का मान होगा परिवर्तन कोण के मान के बराबर होगा। ठीक है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि अगर किरण आपतित हो रही है एक्स तल में, अपरावर्तन की घटना हो वाई तल में। यानी मान लीजिए हमारा क्या है? ये मिरर हो गया, ये हमारा कोई मिरर है। तो ऐसा तो बात है नहीं कि अगर लाइट आ रही है इस मिरर से और रिफ्लेक्शन हो जाए इस मिरर से, कि इस मिरर से इसे रिफ्लेक्ट होगा। नहीं, जिस सतह पे आएगा उसी सतह से रिफ्लेक्ट होगा।
होगा ना, और हम अविलंब डालते हैं तो इसी सतह पर न डालते हैं, जिस सतह से परावर्तन की घटना होती है उसी सतह पर हम क्या करते हैं, अविलंब डालते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो आइए पहला नियम क्या है, परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया आपतन बिंदु पर डाला गया क्या, अभिलंब। अभिलंब तीनों कहाँ होता है, एक ही तल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होता है। दूसरा बात आता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे का होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा, ये नहीं कि अभी है कभी नहीं है। आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान जो होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बात आता है आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे हम कल क्या बनाए थे, ये हो गया हमारा कोई मान लीजिए सब सरफेस हो गया, और यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही है, इससे मान लीजिए यहाँ पे आया, इस पर हम क्या डाल देना है, अभिलंब। तो आपतन कोण क्या बताए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इसे आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, मान लीजिए आई बराबर आर है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो आई बराबर आर है, इसका मतलब जितना एंगल ई होगा उतना ही एंगल ई होगा। अगर ये थीटा है तो आपका ई भी थीटा होगा। तो इसको अगर हम नामकरण करते हैं ए, ई हो गया ओ, ई हो गया एन, इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पे आपतन कोण क्या है, इसको मिटा दीजिए, ये समझाने के लिए बताए हैं कि अगर सतह से जितना एंगल ई बनाता है उतना ही एंगल ई भी बनाता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे इसे तीर दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो आई और आर यानी एंगल ए ओ एन
ए ओ एन क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, जो कि क्या है, आई है। और एंगल बी ओ एन क्या है हमारा, बी ओ एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल बी ओ एन, अर्थात आई इक्वल टू आर। ये हमारा क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, अब देखिए यहां हो गया, इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी पर एक हम क्वेश्चन बताते हैं कि अगर कोई प्रकाश का किरण दर्पण में सतह से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपतित हो रही है तो उसका आपतन कोण क्या होगा। अगर कोई किरण, क्वेश्चन देखिए, यदि कोई किरण सतह से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा। क्वेश्चन है कि अगर कोई किरण सतह पे तो आपतित होती है लेकिन सतह से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपतित होती है तो आपतन कोण क्या होगा। तो मानिए ये हमारा क्या है, सतह है, सतह पे क्या है, कोई किरण आपतित हो रहा है। मान लीजिए किरण क्या हो रहा है, सतह पे इसे आपतित हो रहा है तो इसे परावर्तित होगा। ये हमारा अविलंब किरण होगा, अविलंब हो गया। ये होगा हमारा आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब कह रहा है कि किरण कहाँ, सतह से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपतित हो रही है, यानी इस सतह पे जो आ रही है तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है तो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर चले भी जाएगी, यानी जितना एंगल बनाते हुए आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। तो सतह से बात हुआ है तो सतह से ये 30 डिग्री बना रही है तो ये भी सतह से 30 डिग्री बनाती है। अगर हम जानते हैं कि कोई भी अगर लाइन है तो उस पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब ई वाला जो एंगल है यहाँ से ये हमारा 30 डिग्री हो गया तो कितना बचेगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 अर्थात 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो वही बात है कि यहाँ पे कितना है, सतह से बना कोण 30 डिग्री। हम जानते हैं कि अविलंब, सतह और अविलंब के बीच कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए आपतन कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपतन कोण इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री अर्थात ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। अब डायरेक्ट जब हम आपसे यहाँ से आपतन कोण पूछे हैं तो इससे आप ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर कोई किरण सतह से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण क्या हो गया।
क्या होगा। तो जब आप आपतन कोण निकाल चुके हैं कि 60 डिग्री, तो हम लोग क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या पढ़े हैं, कोण आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण आर। तो आपतन कोण अगर 60 है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अर्थात परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण भी 60 हो गया। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लीजिए हम तो बोले कि सतह से 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई किरण सतह पे आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद सतह से 40 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी परावर्तित होते समय सतह से 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए परावर्तित हो रही है, तब उसका आपतन कोण क्या होगा। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगर कोई किरण किसी सतह पे आपतित हो रही है तो परावर्तन के समय, कब, यदि कोई किरण सतह पर आपतित होती है, आपतित होती है, परावर्तित हो रही है, सतह से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो रही है, सही है, तो आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अगर वीडियो पॉज करके बनाइए तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे। कह क्या रहा है कि अगर कोई किरण किसी सतह पे, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, सतह हो गया, सतह पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो चलिए हम किसी किरण को सतह पे क्या करा दे रहे हैं, आपतित करा दे रहे हैं, मान लीजिए आपतित हो। अब सतह से परावर्तित किरण जो हो रही है क्या कर रही है, परावर्तन के समय सतह से 45 डिग्री का कोण बना रही है। अब यहाँ तो आ गई, लेकिन परावर्तन के समय, और परावर्तन हो रहा है, तो अब सतह से कितना का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। परावर्तन के समय 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है। तो हो गई परावर्तित। अब एक अविलंब डाल देंगे अपने से इस पे, क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई, ये हो जाएगा क्या, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, नामकरण कर देंगे। इसको ए मान लीजिए, इसको ओ, इसको बी, इसको एम, ठीक है। अब सतह से कितना, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए परावर्तित हो रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सतह और अविलंब के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए 90 डिग्री का जब यहाँ पे एंगल बनता है और ये वाला एंगल हमको 45 डिग्री दे दिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 45। तो यहाँ पे सतह से बना कोण परावर्तन समय, परावर्तन समय सतह से बना कोण इक्वल टू इतना। अब कहेंगे कि परावर्तन कोण इक्वल टू, परावर्तन कोण क्या होगा, यहाँ पे परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ऐसे है, तो 90 डिग्री हो रहा है, इसमें से आधा दे दिया है, इतना दे दिया है 45 डिग्री, तो टोटल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, यानी एंगल आर, यही ना है, एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री। और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि एंगल आर इक्वल टू
एंगल आई, यानी आई इक्वल टू आर है या आर इक्वल टू आई, इसलिए आपतन कोण पूछ रहा है। तो आपतन कोण क्या हो गया, आपतन कोण एंगल आई इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 45 डिग्री। हो गया क्लियर। ऐसे ही जो भी न्यूमेरिकल पूछेगा कि अगर सतह से आ रही है तो इससे जाएगी। अब तो मान लीजिए हम सतह से पूछे हैं, अब यहाँ पूछ सकता है कि आपतन कोण उसका क्या दे दिया है, मान लीजिए 45 नहीं दिया है। अब मान लीजिए कह रहा है कि आपतित हो रही है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित हो रही है। तो आपतन कोण इसको न कहते हैं। तो कह रही है परिवर्तित होते समय सतह से कितना एंगल बनाएगी, तो परिवर्तन एंगल बन निकाल लेंगे। तो अगर ये 30 है तो परिवर्तित कोण भी क्या जाएगा 30 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि चूंकि अभिलंब और सतह के बीच 90 डिग्री बनता है, ये 30 है ये है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। कभी कभी क्या पूछेगा, कोई नहीं देगा ये सब, और पूछ देगा कि अगर कोई किरण किसी सतह पे आपतित हो रही है तो परावर्तन के समय उसका परिवर्तन कोण यही ना है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को क्या कहते हैं परिवर्तन कोण। तो उसका परिवर्तन कोण कितना दिया है 75 दिया है, परिवर्तन कोण 75 दिया है। तो सतह से कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए आपतित हो रही है। तो जब परिवर्तन कोण दे दिया है 75, तो आपतन कोण भी क्या आ जाएगा 75, 75। जब आपतन कोण हमको 75 मालूम है और अविलंब और सतह के बीच 90 डिग्री बनता है, तो इतना जब 75 हो गया तो इतना कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 75 कितना आ जाएगा 5, 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपतित हो रही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इतना ही से पूछेगा, क्या करेगा घुमा फिरा के पूछ देगा। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। चलिए अब ये हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक कि समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन। अब तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोई भी समतल सतह पे अगर थीटा एंगल बनाते हुए आ रही है तो थीटा एंगल बनाते हुए जाएगी। अगर आपतन कोण का मान आर है तो परिवर्तन कोण का मान आई हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई समतल दर्पण है हमारे पास, ये मान लीजिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, इसके नीचे का भाग क्या किया हुआ है कलई किया गया है, समतल दर्पण है। और इस पर कोई प्रकाश की किरण कैसे पड़ रही है लंबवत पड़ रही है, यानी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होगा। तो मान लीजिए कोई समतल दर्पण है और इस पर लंबवत किरण लाना है, तो चलिए लंबवत का नहीं मतलब एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ला देंगे, ऐसे आ गया। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम का पढ़े हैं कि अगर कोई किरण सतह पे जितना एंगल बनाते हुए आएगा उतना ही एंगल बनाते हुए लौट जाएगा। तब इस सतह से जो ये किरण है कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है ना। तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए लौट जाएगी। तो सतह से 90 डिग्री का एंगल देखेंगे तो फिर यही ना हो जा रहा है। तो सतह से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए यानी जैसे आएगी फिर इसी रास्ते पे से मुड़ जाएगी, यानी ये हो गया आते हुए और ये हो गया जाते हुए। अगर मान लीजिए कोई हमारा दर्पण M और M डैश है, तो यहाँ पे आपका आपतन कोण का मान कितना हो रहा है। अब अविलंब तो देंगे तो अविलंब इसी में देंगे, अविलंब सतह से लंबवत होता है। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपतन कोण हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपतन कोण इक्वल टू हो जा रहा है 0। परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण भी हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी अगर कोई किरण सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा उसी रास्ते से जाएगा, यानी आपतन कोण का मान भी 0 हो जाएगा और परावर्तन कोण का। अतः हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत, सही है जी, लंबवत ऐसे ना होता है, लंबवत ही नहीं रहे, लंबवत पड़ने वाली किरण क्या हो जाएगा, पड़ने वाली किरण पुनः उसी पथ पे क्या हो जाती है, पुनः उसी पथ
उसी पथ पर लौट जाती है। अगर कोई किरण किसी समतल दर्पण पे लंबवत पड़ रही है तो पुनः उसी पथ पे लौट जाएगी। अब देखिए इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस स्थिति में समतल दर्पण पर आपतित किरण और परावर्तित किरण, या फिर कोई किरण किसी सतह पे आपतित हो रही है तो किस कंडीशन में आपतन कोण का मान 0 होगा। जब किरण सतह पे क्या हो जाएगा, लंबवत आएगी, तब आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि किस परिस्थिति में अगर कोई किरण सतह पे आपतित हो रही है तो परावर्तन के समय परावर्तन कोण का मान 0 हो जाएगा। तो आपतित तो हो रही है किरण, लेकिन परावर्तन के समय परावर्तन कोण का मान भी 0 हो जा रहा है, यानी इनडायरेक्टली पूछ रहा है। अगर आपतन कोण का मान 0 है तो ऑब्वियसली सी बात है कि परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। तो जब किरण समतल दर्पण पे लंबवत पड़ेगा तभी क्या हो जाएगा, आपतन कोण का भी मान 0 होगा और परावर्तन कोण का भी मान 0 होगा। और घुमा के पूछना होगा तो ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर कोई किरण समतल दर्पण पे आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौटने के लिए क्या शर्त है, या फिर क्या कंडीशन है कि उसी जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते पे चली जाएगी। तो जब किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद भी उसी पथ से होकर जाएगी। अगर आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं तो हम जैसे ही टॉपिक बता दिए और बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। काहे कि सारा क्वेश्चन तो लिख नहीं सकते हैं, सारा क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो टाइम एकदम 1 घंटा खींच लेगा 1 से 2 टॉपिक पढ़ाने में। तो आप जैसे अभी हम इससे 2-3 को क्वेश्चन बताए कि ऐसे पूछ सकता है वैसे पूछ सकता है, तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि रिवीजन के समय जल्दी जल्दी हो जाए। अब देखिए कल हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब पढ़ने से पहले आप क्या कीजिएगा, जो पीछे लोग जितने पढ़े हैं सब रिवीजन कर लीजिएगा। किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, ये वाला जितना घटना बताए थे कि प्रकाश की किरण वहां से टकरा के हमारे आंख तक पहुंचती है, फिर हम उसको देखते हैं। तो सारा आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर कल प्रतिबिंब पढ़ेंगे और उसके आगे जो टॉपिक होगा वो पढ़ा जाएगा।